नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अलका और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन चर्चा करते हैं एक नए विषय पर और ऐसा विषय जिससे हम अपने देश के युवाओं के भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हुए हैं एक नए विषय के साथ, जिस विषय का नाम है कृषि के क्षेत्र में युवाओं का भविष्य। दर्शकों, कृषि पर ही आज भारत देश की लगभग 70% आबादी निर्भर है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शांति भूषण जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, देश की लगभग 70% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर है और आज हम इसी विषय पर सर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के जो युवा हैं वो किस तरह से कृषि में अपना भविष्य देख सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जानेंगे सर से, सर जिस प्रकार से देश में लगभग 70% लोग जो हैं वो किसान हैं और यही लोग जो हैं देश की रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं और साथ ही साथ इस फील्ड में जो है कृषि विशेषज्ञों की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि एक ऐसा विषय है कि हमारा जो देश का पॉपुलेशन है वो आज 141 करोड़ हो गया है और इतने बड़े जनसंख्या को खिलाने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो कृषि है। तो कृषि के महत्व को जो है सो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं और युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसको गले से लगाना चाहिए। कृषि में अपार संभावनाएं हैं जिसको कि लेकर के युवा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत तरह के जॉब की ज़रूरत है, जॉब उपलब्ध है जिसको कि युवा कर सकते हैं। सर, हम कृषि विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से देश में कृषि और पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा होती है और हमेशा से शुरुआत से ही हम लोग देखते आए हैं कि कृषि पर ही एक जो है बिहार के किसान, खासकर भारत के पूरे देश के लगभग अधिक से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो इसी बीच कृषि विशेषज्ञों की मांग भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जो सलाहकार हों, जो इस विषय पर सलाह दें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, बात आपने सही कही अलका जी कि जिस तरह से बढ़ रहा है कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता, तो इस हिसाब से जो जैसा हमने शुरू में ही कहा कि इतने बड़े जनसंख्या को भोजन के रूप में ये करने के लिए, स्थिर करने के लिए कि हमें भोजन इन लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए स्नातक और उसके आगे के जो हमारे हैं रिसर्च के, उसके हिसाब से जो भी डेवलपमेंट होनी है, वैरायटी की डेवलपमेंट होनी है और बहुत सारे इसके जैसे मधुमक्खी पालन हुआ, इन सबों का, तो इन सबों के लिए स्नातक स्तर से ही शुरुआत होती है। वो होने के बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो है सो में एटीएम और बीटीएम कोऑर्डिनेटर और बहुत तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि युवा जो है सो स्नातक की डिग्री करने के बाद जॉब के लिए जा सकते हैं। सर, जिस प्रकार से अगर युवाओं की बात करें तो काफ़ी सारे युवा ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में आने में संकोच करते हैं कि खेती बाड़ी करना मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगता है कि मतलब क्या है। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से उनका संकोच दूर हो और वो किस तरह से इसकी पढ़ाई करें? देखिए, ऐसे युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कृषि है, कृषि अन्न देने की जिम्मेवारी है, जो कि भगवान की सेवा जो हम करते हैं तो उससे कम नहीं है। हम अन्नदाता के रूप में बनते हैं, चाहे हम जॉब पा करके कहीं पर किसानों को मदद कर दें उपज को सही दाम में बिकने में, तो वहाँ भी हम अन्नदाता की मदद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कर रहे हैं। या फिर अगर हम किसी किसान को अच्छा उपज के तरीके बता दें, किसी तरह से किसी चैनल में हम उसको आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन होगा और ये उसके लिए ही नहीं, अपने राज्य के लिए कंट्रीब्यूशन होगा और अपने भारत देश के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें कि सक्षम होंगे हमारे राज्य और हमारा भारत देश। अगर हम युवाओं के एडमिशन की बात करते हैं तो विगत कुछ वर्षों से अपने बिहार में ISC लेवल पर भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है। तो BSc एग्रीकल्चर में जाने के लिए जो है सो ISC एग्रीकल्चर या फिर ISC में मैथ्स या बायोलॉजी के बच्चे होने चाहिए जो कि ये परीक्षा पास किए हों ISC लेवल पर। तो वो बच्चे जो है सो इस परीक्षा को दे करके, परीक्षा दो तरह से एग्रीकल्चर के सिस्टम में वो ग्रेजुएट करने के लिए आ सकते हैं। एक तो है कि अपना बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है, उसको चयनित, उसमें बच्चे एग्जाम दे करके आ सकते हैं। और दूसरा है ICAR, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो परीक्षा लेती है, तो वो
डायरेक्टली अब नहीं लेती है, नेशनल टैलेंट एजेंसी के तहत लेती है। तो वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उसमें भी बच्चे अच्छे रैंक ला करके, मेरिट ला करके एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, कोई बच्चा चाहा कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों रखें तो एक चौथा ग्रुप ये हो जाएगा। और एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, तो उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनको एग्रीकल्चर रखना पड़ता है, या मैथ होगा उनका, मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप बनते हैं। चारों ग्रुप में शुरू में ही देना होता है अपना विकल्प कि हम किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे। तो किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद उसी के आधार पर उनका रैंक बनता है, मेरिट बनती है। तो फिर वो मेरिट में उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। रैंक अच्छे होने चाहिए और उसके हिसाब से फिर वो जो चयनित करेंगे मिलता है। अच्छा, इसमें यह है कि जो BCEC एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में इसी रैंक के आधार पर एडमिशन हो सकता है, लेकिन बशर्त है कि बच्चों को अपना वो विकल्प देना होगा कि हम इसमें भी जाना चाहते हैं, उसी आधार पर उनको उस लायक समझा जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, और चार नंबर के क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1 नंबर घटा लिया जाता है गलत उत्तर होने पर। तो इसके आधार पर ये बनता है। और ये आप बता दें हम आपको कि इसमें अगर BCEC के तहत बच्चे कृषि के कोर्स को चुनते हैं तो हमारा बिहार सरकार जो है सो 2000 प्रति महीना रुपया जो है सो उनको स्कॉलरशिप के रूप में देती है, और 6000 रुपया जो है सो वो कंटिजेंसी के रूप में मिलता है कि बच्चे अपनी किताब, स्टेशनरी वगैरह आइटम को साल भर में हम आपको रोकना चाहेंगे और जानेंगे, आपने जिस तरीके से बताया कि मतलब बच्चे जो BSc करेंगे या उसके बाद की पढ़ाई, जो बच्चे 10th पास किए हों या गांव से उनकी पढ़ाई चल रही हो सर, तो हम जानना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे किस तरीके से अगर कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किस सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि जनरली होता है कि बच्चे जो हैं वो 10th के बाद से हड़बड़ा जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से बच्चे मतलब सब्जेक्ट का चयन करें? अलका जी, ऐसा है कि एग्रीकल्चर के लिए दोनों बच्चे जो ISC तो करना ही करना है। अब ISC उनको या तो मैथ से करें या वो बायोलॉजी से करें, लेकिन अब एग्रीकल्चर भी एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है, ISC एग्रीकल्चर, तो उसको भी करके बच्चे आ सकते हैं। तो पहले तो उनको आर्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसे दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, ये तीनों कोई रखें, बाकी इनके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हो, तो इस तरह से बच्चे आ सकते हैं अगर रियली एग्रीकल्चर के वे ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो। जी सर, बच्चों की पढ़ाई की बात हमने कर ली, लेकिन सर ये भी चीज़ हम जानना चाहेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो भी जानना चाह रहे होंगे कि बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से स्कूल कॉलेज बेहतर होंगे, जो बच्चे 10th पास कर गए हैं या 12th के बाद जिनके मन में ये ख्याल आया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमको जाना है, तो वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाए, किस स्कूल में दाखिला ले, किस कॉलेज में दाखिला ले? देखिए, हमने 2 तरह की बात की सिस्टम, एग्ज़ाम के सिस्टम की, परीक्षा के सिस्टम की। एक तो अपना बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना है तो इसके अंतर्गत जो है BCEC के अंतर्गत बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कॉलेजेज हैं, तो उसको बच्चे चयनित कर सकते हैं। जैसे कि बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में है, फिर वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में है, फिर डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में है, उसके बाद मंडन भारती कृषि महाविद्यालय जो है सहरसा में है, और भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय जो है सो पूर्णिया में है। तो इन सब जगहों पर 60 सीट है, और 60 सीट में एक्चुअली एक चीज़ ये भी है कि एग्रीकल्चर के जो बच्चे आ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप से, तो उनके लिए 50% सीट रिजर्व है, और जो मैथ से हैं और बायोलॉजी से हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है। तो अकॉर्डिंगली मेरिट, जो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि मेरिट उसी हिसाब से बनेगी, और जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके एग्रीकल्चर के 50% सीट्स पर ये चयनित किया जाएगा और उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जगह है जहाँ पर कि बच्चे एग्रीकल्चर के कोर्स को पढ़ सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर स्नातक की डिग्री ले सकते हैं।
एक बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आईसीआर ने जो है सो अब एग्रीकल्चर की डिग्री को प्रोफेशनल घोषित कर रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। और यही अगर आईसीआर के सिस्टम से जो बात करें, नेशनल टैलेंट एजेंसी के तरफ से, तो वहाँ पर जो है सो वो पूरे भारतवर्ष में लगभग 75 विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 64 स्टेट के हैं। तो हर स्टेट में उसका 15% का सीट सुरक्षित है, 15% कोटा है। तो बच्चे आईसीआर के एग्ज़ाम को दे करके भी अपने स्टेट के बच्चे अपने स्टेट में पढ़ सकते हैं, लेकिन तब उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उनको स्कॉलरशिप के लिए मैडम दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन वहाँ से है। और आईसीआर से जो अपने जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, और विश्व भारती हुआ, नागालैंड यूनिवर्सिटी हुआ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इन जगहों पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है आईसीआर की, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IVRI है, IARI है नई दिल्ली में, फिर सिफे मुंबई में है। तो एग्रीकल्चर से भी इस एग्ज़ाम से बच्चे वहाँ भी जा सकते हैं। और तो स्टेट वाली जो कोटा है 64 विश्वविद्यालय की, उसमें 15% सीट उनके सुरक्षित होते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो दर्शकों, आप हमारा कार्यक्रम उड़ान देख रहे हैं और अब तक आपने देखा कि जो बच्चे एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, कहाँ दाखिला लें और किस तरीके से इसकी पढ़ाई करें। तो हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। और सर, अब तक हमने बातें की कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनकी, उसके बारे में, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि जो युवा एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हों और वो अपना कुछ कर रहे हों, जैसे आजकल फूड प्रोसेसिंग का जो है चलन वो काफ़ी बढ़ गया है। एक फसल से लोग किसी भी फसल से बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं और उसे रखते भी हैं, काफ़ी दिनों बाद उसे सेल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो और इसमें कैसे बढ़ोतरी करें? देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के रूप में भी मैसूर में है इसका इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर भी एडमिशन होता है। और इसमें आजकल हम क्वालिटी फूड की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी तो हम बढ़ा लिए हैं, हमारे देश में इतना उपज हो गया है, लेकिन अब क्वालिटी फूड की बात कर रहे हैं। क्वालिटी फूड की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारा जो अभी कोरोना का समय आया, तो उसके लिए हमें इम्यून ज़्यादा चाहिए, और क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छे नागरिक, अच्छे देश, सबकी परिकल्पना की जा सकती है। इसमें जो अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनको अलग अलग रूप में दे करके प्रिजर्व करने के लिए और अलग अलग तरीके से रूप में उसको न्यूट्रिएंट एडअप करने के लिए ये अब फूड टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही हैं, जिसको कि एक अवसर के रूप में लिया जा सकता है, और आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और सर, जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी पढ़ाई लगातार से कर रहे हैं, उसके लिए इस फील्ड में और क्या क्या से ऑप्शन हैं? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पहले है कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया जी, तो ग्रेजुएशन लेवल में एक ऐसा है कि स्नातक करने के बाद आप हर एक वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, जो कि स्नातक स्तर पर होता है। अगर कुछ बच्चे सिविल की तरफ जाना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर सिविल की तरफ चले गए, नहीं तो कुछ बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, तो स्नातक स्तर पर दे सकते हैं। लेकिन जिनकी रुचि है कि हम और आगे पढ़ें और आगे बढ़ें, तो उसके लिए वो अलग अलग जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रोनॉमी हुआ, प्लांट ब्रीडिंग हुआ, एंटोमोलॉजी हुआ, ये कीट विज्ञान, सस्य हुआ, तो इन सबों में MSc की डिग्री होती है, तो MSc में एडमिशन ले सकते हैं। अब वहाँ पर उनको फिर इतना करने के बाद तब ऐसा होता है कि तब वो लेक्चरशिप के लिए जाएंगे, तो लेक्चरशिप के लिए जाने के लिए उनको नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। नेट जो ICAR के द्वारा होता है, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली इसको कंडक्ट करती है, तो वहाँ से नेट होता है। नेट करने के बाद और फिर आगे बढ़ के PhD करें, तो फिर उनका प्रोफेसरशिप का रास्ता खुल जाता है। प्रोफेसरशिप के लिए फिर वो रिसर्च की बातें होती है, फिर रिसर्च करना है और नित्य नए आयाम तक पहुंचना है। सर, स्वरोजगार के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो बच्चे, जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे महाविद्यालय में ही कुछ बच्चे हैं नाम, तो वो जो है सो अपने अपने रोजगार के तरफ बढ़ गए हैं, तो ये अच्छा है। अगर हम आगे नहीं जा सकते हैं तो ठीक है,
इतना तो स्नातक स्तर बना ही देता है कि हम कुछ रोजगार कर लें। जैसे कि कीट मधुमक्खी पालन की एक हुई तो उसको आराम से किया जा सकता है बी कीपिंग करके। उसके बाद अगर मशरूम प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, मशरूम उत्पादन की, तो मशरूम उत्पादन में भी होटल में डिमांड है। क्वालिटी फूड की बात जो हमने की, तो मशरूम प्रोडक्शन में आदमी जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद सीड प्रोडक्शन की बात होती है, जो कि आज जो है हमें गुणवत्ता सीड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो हम क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करने से एक बात मैं बता दूं कि अभी जो भारत की उपज है उसमें हम 20-25% सिर्फ क्वालिटी सीड से हम उपज को बढ़ा सकते हैं और हमें कुछ नया इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वालिटी सीड के तरफ जा सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह के बीज होते हैं जो कि बीज ससमय हम उपलब्ध करा सकते हैं, वहाँ पर बीज का दाम भी अधिक होता है। उसके बाद बच्चे इस मत्स्य पालन में जा सकते हैं और इनपुट डीलर्स वगैरह के विषय में उन्हें जानकारी हो जाएगी। तो जैसे खाद के लिए उनको लाइसेंस और उन्हीं को मिलेगा जो कि बच्चे ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, अब दूसरे को नहीं मिलेगा। केमिकल्स की बात है तो ये अपना स्वरोजगार इस तरह से बच्चे देख सकते हैं। बागवानी के विषय में भी देख सकते हैं, नर्सरी डेवलपमेंट में देख सकते हैं। तो ये सारे हैं कि बच्चे अपने क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद देख रहे हैं और बच्चे देख सकते हैं और देख भी रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो युवा कर रहे हैं उसके लिए आगे क्या कुछ प्रोसेस है, लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो छात्र इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अगर उनके परिवार से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है और आगे बढ़ना चाहते हो तो सरकार की तरफ से उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ मदद मिल सकती है सर? सरकार के तरफ से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रेनिंग दी जा रही है जी। कि आप जो है सो ट्रेनिंग लीजिए। जैसे अभी बामेती पटना से जो है बहुत सारे गार्डनर की ट्रेनिंग हो रही है, तो एग्रीकल्चर के तरफ बच्चे जा रहे हैं। इसमें तो वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं भी हैं लेकिन ट्रेनिंग करके अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। रही बात कुछ सरकार के तरफ से, तो नाबार्ड बैंक जो है सो वो कुछ फंडिंग कर रही है और उसको उस रूप में देखा जा सकता है जी। सर, देश में आयात और निर्यात हमेशा से इसका चलन है, आयात भी होता है उसके साथ साथ निर्यात भी होता है, और जो युवा हैं वो मार्केटिंग के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा उतर गए हैं। तो अगर कृषि की हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो इस फील्ड में आकर युवा किस तरीके से मार्केटिंग में उतर सकते हैं और किस तरीके से अपना बेहतर देकर बेहतर कमाई भी कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ पढ़ाई की ज़रूरत है सर? इसके लिए देखिए बेसिक तो एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके मार्केटिंग के लिए जो है जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट में अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में सीड इंडस्ट्री प्राइवेट में भी उसी हिसाब से काम कर रही है। और फिर केमिकल इंडस्ट्री है, एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड केमिकल्स, तो उसमें भी नित्य नए आविष्कार, नए तरह की दवाएं आ रही हैं। तो इसकी मार्केटिंग में वो रुचि ले सकते हैं और अपने जॉब की अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने दर्शकों को बताई। तो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से जो युवा इस फील्ड में हैं वो अपना बेहतर दे सकते हैं और किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग जो है उसका भी चलन काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे उसमें खुद को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग किस तरीके से खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर आगे हम जानेंगे आपसे कि जिस बच्चों की रुचि एग्रीकल्चर में नहीं हो या फिर उन्होंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं की हो और अचानक से उनके दिमाग में आया हो कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो उनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं? अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हो सिंपल किसी सब्जेक्ट से, या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी हो, उसके बाद से उनका मन आया हो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना है, तो उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन है सर? उनके लिए देखिए ऑप्शन ये है कि वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर के अपना स्वरोजगार ही कर सकते हैं, क्योंकि जब रोजगार देने की बात आएगी तो उसमें स्पेशलाइजेशन देखी जाती है। तो ये ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर कोई आर्ट्स से सब्जेक्ट से बच्चा पढ़ा है तो वो अगर चाहता है सीड प्रोडक्शन करना तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सीड प्रोडक्शन करने के लिए किसान होना चाहिए। तो किसान किसी विषय का हो सकता है, तो वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो, तो सीड प्रोडक्शन वो कर सकता है। उसके निबंधन में या उसके बीज के पंजीकरण में किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं आने जा रही है। इसी तरह से मशरूम उत्पादन करना है तो मशरूम उत्पादन के लिए भी किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बस आप सिंपल ट्रेनिंग ले करके आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अच्छे दामों में। इसी तरह से आपको हनी प्रोडक्शन करना है तो बी कीपिंग में आप अपने अवसर को तलाश सकते हैं, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती।
सर एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा कि जो बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उन्हें कैसे जाना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो स्वरोजगार कर रहे हैं जो भी युवा, उनको सरकार की तरफ से क्या कुछ फंडिंग मिल सकती है सर? उनको सरकार की तरफ से कुछ फंडिंग का बिहार सरकार में अपने कुछ प्रावधान है, उनको कुछ फंडिंग दी जा रही है, थोड़ा उसको साइड पर देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, हमारे देश के युवा काफ़ी संकोच करते हैं इस फील्ड में आने से, जैसा कि शुरुआत में भी हमने बात किया, तो ऐसे युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आने से संकोच करते हैं, या फिर उन गार्जियन का भी होता है कि नहीं बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, तो ऐसे परिवार के लिए, ऐसे युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा कि ये किसी को भोजन देना एक भगवान का रूप होता है, और अगर हम उस फील्ड से जोड़ रहे हैं अपने आप को तो ये हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम उस लायक हैं कि हम अन्न का उत्पादन कर रहे हैं जो कि किसी के थाली में जाएगा और किसी का पेट भरेगा, तो हम इस दिशा से सोच सकते हैं ये अन्नदाता का काम है और हम उसके एक भाग्य बन रहे हैं। तो अपने आप को कभी इस विषय से निराश नहीं समझना है कि एग्रीकल्चर उतना मतलब चार्मिंग सब्जेक्ट नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत ही चार्मिंग है और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्नातक के बाद सारे अवसर खुल जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम जैसे आप एक उदाहरण देखिए कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो उसमें एग्रीकल्चर के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन यही अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो एग्रीकल्चर के बच्चे भी जा सकते हैं, ग्रेजुएट वाले, और दूसरे ग्रेजुएट भी जा सकते हैं। तो हम दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई एक जगह आता है, तो ये तो बेनिफिट है। तो इस रूप में कभी अपने आप को डिजेक्टेड या निराश महसूस नहीं करना है। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा विषय है इसको, क्योंकि देश के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है तो एग्रीकल्चर से ही वो सारी चीज़ें पूरा हो पाएगी। जी धन्यवाद। सर हमारे देश में जो भी उपज होती है उसका काफ़ी हिस्सा हमारे देश से बाहर भेजा जाता है, तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से भी, या फिर क्या कुछ होना चाहिए जिससे हमारे देश की जो उपज है वो हमारे देश में ही रहे, उसे कहीं और किसी और सामान बनने के लिए या फूड प्रोसेसिंग के लिए किसी और देश नहीं भेजा जाए? इस विषय पर देखिए यही होगा कि जो एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हर क्रॉप हर जगह नहीं होता है, हर फसल हर जगह नहीं होती है। तो जो फसल जहाँ पर होती है वहाँ पर उस फसल के अनुरूप जो है सो क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। तब जा कर के हम जो कुछ प्रोड्यूस बाहर भेज रहे हैं जिस काम के लिए, जिस प्रोड्यूस से बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो ना करके हम अपने देश में कर पाएंगे। तो एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग हमें लगता है कि ये होना चाहिए। सर जिन बच्चों के माता पिता के जहन में ये चीज़ें हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर बच्चे आना चाहते हों तो किस तरह से सराह करें, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाएं? देखिए एग्रीकल्चर हर चीज़ का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। डॉक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन है और इंजीनियर का अपना कंट्रीब्यूशन है, उससे कहीं कम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो है सो भूमि जो है सो कम होते जा रही है और हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इस विषय से सोचें तो बच्चे को बहुत इसमें अवसर है कि हम और प्रोड्यूस कैसे बढ़ाएं और हम कैसे कंट्रीब्यूट करें और हमारा देश सक्षम कैसे हो। हम इस रूप में देश के विकास में और राज्य के विकास में मदद कर रहे हैं। इस दिशा से इसको देखना है, कभी भी इसको इस तरह से नहीं देखना है कि नहीं मेडिकल हुआ तो ही अच्छा है और इंजीनियरिंग हुआ तो ही अच्छा है। एग्रीकल्चर होने से भी कोई नहीं है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई लंबी चलती है और उसमें उस हिसाब से अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो जो एग्रीकल्चर में जो हमारे राज्य में अभी जो अवसर हैं जॉब के, तो बड़ी जल्दी हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है। शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी खाली होंगे एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जा रही है, जिम्मेवारी भी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर को कभी नेग्लेक्टेड ना फील किया जाए। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से देश में जो है वो युवा जो हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से खुद का भविष्य निखार सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हुए और हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छी सलाह दी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहें डीडी बिहार के साथ। नमस्कार।